तो मेरे बेटा आज जो आपके डाउट्स आए हैं वो ज्यादातर एक ही कंसेप्ट पर है, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज। अच्छा, आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को रिमाइंडर भेज दूं, मैंने 2 वीडियो सुबह भेजी थी आप लोगों को पढ़ने के लिए मीटर ब्रिज की, और 2 वीडियो अभी तुरंत भेजूंगा बैच खत्म होते के साथ ही। जितने डाउट्स हैं वो डाउट्स बता करके मैं बैच रोक दूंगा, और 2 वीडियो भेजूंगा पोटेंशियोमीटर की। इन्हें आप अच्छी तरह से तैयार कर लो क्योंकि कल न्यूमेरिकल शुरू होंगे हमारे अगली शीट के। तुम एडवांटेज नहीं समझ सकते। देखो, केवीएल कल की शीट में है, पढ़ा चुका वीडियो से। कल की शीट में व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस अनबैलेंस्ड है, वो पढ़ा चुका मैं आपको वीडियो से। मीटर ब्रिज सुबह भेज दिया, पोटेंशियोमीटर अब भेज रहा हूं। कहने का मतलब हम दुगनी स्पीड से चल रहे हैं। यदि ऑफलाइन क्लास में होते तो अभी थ्योरी पढ़ रहे होते। तो कल आपके न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे बेटा। मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के पढ़े बगैर, वीडियो को तैयार किए बगैर मत आना बेटा। तो फिलहाल चलिए कंसेप्ट शुरू करते हैं। वेटिंग रूम में तो कोई नहीं बैठा, नहीं बैठा। मेरे बेटा टॉपिक से पहले आप उसकी थ्योरी समझ लो, थोड़ी सी थ्योरी समझो। वैसे तो मैं बता भी रखा है, लेकिन जब न्यूमेरिकली आ गए उसके तो एक बार फिर बता देता हूँ। ये ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के ऊपर एक डिटेल में लेक्चर अलग बना हुआ है। इस समय सिर्फ 5 मिनट में समझा दूंगा कि इन दोनों में क्या अंतर है, और शायद आपको याद भी आ जाएगा। मैंने एक हलवाई वाला एग्जाम्पल दिया था। क्या एग्जाम्पल दिया था? एक लाइन में सुनिए। एक हलवाई ने मान लो 100 कचौरी बनाई आपके घर में, 10 कचौरी उसके कारीगर खा गए, 90 कचौरी आपके मेहमानों को दी। तो मैंने आपको यह बताया था कि आपसे 2 चीजों के अलग अलग आंसर आप दोगे, कि हलवाई ने कितनी कचौरी बनाई उसका अलग आंसर होगा 100, और इसने आपके मेहमानों को कितनी दी तो उसका अलग आंसर होगा 90। अब आप कहोगे इसका सेल से क्या मतलब? ऐसा है बेटा, जब किसी रेजिस्टेंस में से करंट पास होती है तो उसे पोटेंशियल डिफरेंस जो मिलता है वो होता है आईआर। इसे मिलने वाली वोल्टेज बोलते हैं आमतौर पर। यदि रेजिस्टेंस कोई भी हो, करंट जाएगी तो वो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, अपने पास कुछ वोल्टेज का शेयर रख लेगा। आसानी से ऐसे समझ लो। हर सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, कोई सेल ऐसा नहीं है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, है बेटा। तो हर सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो यूजुअली आप कोई भी बैटरी ले रहे हो, जैसे आपने ये बैटरी बनाई ईएमएफ, तो गारंटेड इसमें भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो हम यूजुअली इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को इसके बराबर में शो करते हैं और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। दरअसल है तो ये रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर, लेकिन बैटरी के अंदर बना देंगे तो लूप इक्वेशन वगैरह में वो छुटा जाएगा। तो इसीलिए मैं आदत बना के रखो कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें पता होता है कि बैटरी के अंदर है, लेकिन फिर भी बैटरी के इनसाइड की बजाय उसके बराबर में बनाया करो। अब आप मेरी बात गौर से सुनना शुरू करो। एक मेरे पास बैटरी है ईएमएफ ई की, समझ गए? इसे आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से जोड़ा। अब फिगर में इंटरनल रेजिस्टेंस अभी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनसाइड द बैटरी, लेकिन मैं उस रेजिस्टेंस को इसके बराबर में बना करके बॉक्स में बंद कर देता हूं। बॉक्स में बंद यदि दिखाई दे तो समझ जाना बैटरी के अंदर ही है ये। बैटरी ने करंट भेजी, वो करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से भी गई और इंटरनल रेजिस्टेंस से भी। अब मैं पूछता हूं, देखो कैसे आंसर पे अंतर पड़ता है। जो हलवाई वाला एग्जांपल दिया था वो यहां कैसे सेट होता है। मैं यदि पूछता हूं कि इस बैटरी ने इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कितनी वोल्टेज दी, चाहे ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कोई बल्ब है, कोई ट्रांजिस्टर है, कोई रेडियो सेट है, कोई टीवी है, मुझे उससे मतलब नहीं, इसे कितनी वोल्टेज दी, तो जवाब होगा आई कैपिटल आर। तो इसका मतलब जो इसने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को दी है वोल्टेज, वो है आई कैपिटल आर। इसे बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसे? टर्मिनल वोल्टेज। फिर इसने इंटरनल रेजिस्टेंस में से करंट पास हुई तो इंटरनल रेजिस्टेंस को भी वोल्टेज प्रोवाइड करी, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा।
तो इंटरनल रेजिस्टेंस को कितनी वोल्टेज इसने दी, आई स्मॉल आर। इसे पोटेंशियल लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल लॉस। तो सेल ने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को देने के लिए वोल्टेज बनाई है आई कैपिटल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस को देने के लिए वोल्टेज बनाई है आई स्मॉल आर। तो टोटल वोल्टेज कितनी जनरेट करी, तो जवाब है आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर। जो ये टोटल वोल्टेज जनरेटेड बाय द सेल है, यही ईएमएफ है। मतलब वही वाली बात, हलवाई ने 100 कचौरी बनाई, 90 मेहमानों को दी, 10 अपने कारीगरों को दी। उसी तरह से बैटरी ने आई कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को वोल्टेज दी और आई स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस को वोल्टेज दी, तो बनाई तो आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर। तो जो टोटल वोल्टेज बैटरी ने जनरेट करी वो तो कहलाती है ईएमएफ न्यूमेरिकल के हिसाब से। वैसे इसकी डेफिनेशन वगैरह अलग है, लेकिन मेरे काम कितनी आई, तो फिर वही हलवाई वाला एग्जांपल, हलवाई ने भले ही 100 बनाई, 10 तो अपने कारीगर को खिला दी, वो तो मेरे लिए वेस्टेज है। मेरे मतलब की तो वो है जो मेरे मेहमानों को मिली। तो इस बैटरी ने आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर वोल्टेज जनरेट करी टोटल, जो ईएमएफ है। लेकिन मेरे काम तो वो आई जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिली है। जो वोल्टेज सेल ने अपने ही इंटरनल रेजिस्टेंस को दे दी, तो वो तो मेरे लिए एक तरह से बर्बादी है। मान लो सेल तो लाया मैं 10 वोल्ट का, उसने 2 वोल्ट अपने ही इंटरनल रेजिस्टेंस को दे दिए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी मेरे बल्ब और मेरे सर्किट को वो 8 वोल्ट दे रहा है, तो मेरे में काम तो 8 वोल्ट आएंगे। तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिली वो मेरे काम की वोल्टेज है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस को मिली वो वेस्ट हो गई, पोटेंशियल लॉस है। तो याद रखिए, सेल जो टोटल वोल्टेज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है वो तो है ईएमएफ आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर। ये ज्यादा होती है। जो वो अपने इंटरनल रेजिस्टेंस को देके वेस्ट कर देता है वो है आई स्मॉल आर, ये बेकार हो गए। और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को देता है और हमें काम आती है वो है आई कैपिटल आर। ये सारा सेल का डिस्चार्जिंग प्रोसेस है। चार्जिंग प्रोसेस पे मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगा जब न्यूमेरिकल चलेंगे। अब मेरे बेटा E को लिख सकते हो V प्लस आई स्मॉल आर, क्योंकि आई कैपिटल आर है V, आई कैपिटल आर है V, या कह सकते हो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो इसमें बेटा आखिरी बार सुन लो, फिर मैं सीधे न्यूमेरिकल शुरू कर रहा हूं। E है EMF टोटल वोल्टेज जनरेटेड बाय द सेल, आई स्मॉल आर है पोटेंशियल लॉस जो उसने अपने ही इंटरनल रेजिस्टेंस को देके बेकार कर दिया, और V है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिलने वाली वोल्टेज जो मुझे काम आई, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। ये इक्वेशन आपकी अगले 2 न्यूमेरिकल में काम आएगी। समझ में आ गया? अब बेटा जो आपके डाउट्स हैं, पहले 2 न्यूमेरिकल कल के बच रहे थे वो, और फिर आपने जो सॉल्व में से डाउट्स भेजे हैं वो कवर करने हैं अब हमें तसल्ली से। मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 29 28 तक कल के वीडियो में हो चुके हैं। ये कह रहे हैं 4 सेल्स each of EMF E internal resistance are connected in series। इसका V वर्सेस I ग्राफ दे रखा है, V वर्सेस I ग्राफ दे रखा है। ये रहा V वर्सेस I ग्राफ। ये 5.6 वोल्ट से शायद दिखाई दे रहा है, 5.6 वोल्ट से शुरू हो रहा है और 2 एम्पियर पर खत्म हो रहा है। बीच में और भी लिखा हुआ है, यहाँ 1 एम्पियर, यहाँ 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, जो भी है। ये 0 है, वो मैं मेंशन नहीं कर रहा, जरूरत भी नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि यदि 4 सेल सीरीज में लगाए 1, 2, 3 और 4, हर एक का ईएमएफ है E और हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस है R, सीरीज में लगा करके उनका VI ग्राफ प्लॉट किया, V और I ग्राफ, तो ये ग्राफ आया। इस ग्राफ को देख करके बताइए A हर एक का ईएमएफ क्या है। मैं एक एक बार में एक एक पार्ट पढ़ूंगा, हर सेल का ईएमएफ क्या है। तुम जानते हो यदि करंट 0 हो जाए तो जो वोल्टेज होगी वो ईएमएफ के बराबर होगी। मेरा लॉजिक सुनना, यदि I को 0 रख दे तो V बराबर होगा E के,
यदि आई को 0 रखते हैं तो 0 इंटू आर 0, तब V इक्वल टू ई, यानी 0 करंट पर जो वोल्टेज होती है वही ईएमएफ है। तो यदि मैं ग्राफ से 0 करंट पर वोल्टेज पता लगा लूं तो ईएमएफ मिल जाएगी। अब यहां पर 0, ये 2 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट, 0 करंट, तो 0 करंट पर जो वोल्टेज है वो तो है 5.6 वोल्ट, तो इस कॉम्बिनेशन का ईएमएफ है 5.6 वोल्ट। लेकिन ये तो कॉम्बिनेशन का ईएमएफ है और कॉम्बिनेशन में 4 सेल हैं, हर एक का ईएमएफ ही, तो कॉम्बिनेशन का ईएमएफ मेरे हिसाब से तो 4 ही होगा। तो कॉम्बिनेशन का ईएमएफ, क्योंकि ग्राफ कॉम्बिनेशन का है तो ईएमएफ भी कॉम्बिनेशन का है, तो 4E इक्वल टू 1.6, तो E कितना आ जाएगा बेटा 1.4 वोल्ट। तो हर एक सेल का ईएमएफ, एक सेल का ईएमएफ 1.4 वोल्ट है। दूसरा बी पार्ट, ये आ गया कॉम्बिनेशन का ईएमएफ, फार्मूला कौन सा यूज हुआ पता चल गया। दूसरा, फॉर व्हाट करंट फ्रॉम द सेल डज मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अकर्स, कौन सी करंट पर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होगा। मेरे बेटा पहले मैं यहां पर इस डाटा का जरा यूज करके 2 इक्वेशन बनाता हूं, फिर उसके बाद समझाता हूं। जरा 2 इक्वेशन बनाइए। पहला, यही फॉर्मूला लगेगा पहले इस वाले पॉइंट के लिए, फिर इस वाले पॉइंट के लिए। मुझे बताओ इस पॉइंट पर करंट है 0, वोल्टेज है 5.6, तो इस फॉर्मूले में करंट को 0 रख दो, वोल्टेज को 5.6, तो वोल्टेज को रख दिया 5.6, करंट को रख दिया 0, तो ईएमएफ आ गया 5.6। लेकिन ये तो 4 सेल का ईएमएफ है, तो 4E इक्वल टू 5.6, जिससे ई आप लोग निकाल चुके हैं, लेकिन ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इस वाले पॉइंट का यूज करो। जब करंट है 2 एम्पियर, वोल्टेज है 0, जब करंट है 2 एम्पियर, वोल्टेज है 0, इस फॉर्मूले में करंट को 2 एम्पियर रख दो, वोल्टेज को 0 रख दो। ध्यान से सुनना, जल्दीबाजी कोई नहीं है, न्यूमेरिकल कम डाउट आए तुम्हारे। करंट को 2 एम्पियर रख दो, ये वाला डाटा जो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका वोल्टेज है 0, करंट है 2 एम्पियर, तो वोल्टेज को रख दो 0, करंट को रख दो 2 एम्पियर, ईएमएफ है 4E, क्योंकि 4 सेल है तो चारों का ईएमएफ लिखा जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस है 4R, इंटरनल रेजिस्टेंस है 4R। क्या किया, कॉम्बिनेशन की वोल्टेज है 0, कॉम्बिनेशन का ईएमएफ E नहीं 4E, 4 सेल है, कॉम्बिनेशन में इस समय करंट है 2 एम्पियर और कॉम्बिनेशन का इंटरनल रेजिस्टेंस है 4R, 4 सेल सीरीज में तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में, तो इससे आ जाएगा 4E इज इक्वल टू 8R, तो स्मॉल r आ जाएगा E/2, स्मॉल r आ जाएगा E/2 है। लेकिन E तो मैंने निकाला हुआ है 1.4 वोल्ट, यदि E है 1.4 वोल्ट 2 से डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा 0.7 ओम। अब मुझे पता चल गया एक सेल की वोल्टेज है 1.4 और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.7। अब आगे क्या क्या पता लगा लिया बेटा। ईएमएफ इस क्वेश्चन को तो 2 बार देखना ही देखना। एक तो पता लगा लिया हर सेल का ईएमएफ और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। अब वो पूछ रहे हैं इस सेल से मैक्सिमम पावर कितनी करंट पर ड्रॉ होगी। एक बात याद रखना, पावर मैक्सिमम तब होती है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होते हैं। बीच में रोक के उसका प्रूफ दे रहा हूं। पावर मैक्सिमम, कोई भी सेल मैक्सिमम पावर तब देता है जब सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होते हैं। तुम्हें अभी बताया था E का फॉर्मूला होता है I कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो I का फॉर्मूला हो जाएगा E अपॉन R प्लस R। हमें पता क्या लगाना है कि किस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लगाने से मैक्सिमम पावर होगी है।
अब वो रोक दिया है, अब 2 मिनट कुछ प्रूफ करके दिखा रहा हूं। मैक्सिमम पावर कब लेते हैं? ये करंट है, पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर, 9th 10th में भी था। यानी बेटा ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर, ये है पावर का फॉर्मूला। अब यहां के बाद दो तरीके हैं, एक डिफरेंशिएशन का तरीका है और एक इंडियन मेथड है। पहले मैं आपको आज डिफरेंशियल और इंटीग्रल से नहीं करा रहा कि पावर मैक्सिमम कब होती है, क्योंकि उस पर अभी प्रूफ आएगा न्यूमेरिकल में। आज मैं सिंपल बता रहा हूं। सही बताऊं तो बुक्स वालों ने ये हिंदुस्तानी जुगाड़ निकाल रखा है। आर प्लस आर स्क्वायर को आप लिख सकते हो आर माइनस आर स्क्वायर प्लस 4RR। कैन वी राइट इट और नो? भाई देख, आर माइनस आर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2RR, और माइनस 2RR प्लस 4RR तो प्लस 2RR, और बचेगा क्या? आर स्क्वायर प्लस 2RR, यानी आर प्लस आर का होल स्क्वायर। समझ गए होंगे बुक्स वालों को का ये इंडियन जुगाड़ क्यों कहता हूं। जिन पे मैथ्स है उनके लिए मैं अभी हिंट दे दूंगा कि इसे कैसे करना, और जिन पे बायो है बेटा वो इंतजार करना, क्योंकि यदि इसको प्रूफ कराने में लग गया डिफरेंशियल इंटीग्रल में तो आज के जो डाउट्स है वो फिर रह जाएंगे। करवाऊंगा पक्का, इतना तो यार भरोसा होगा, इतने दिन से पढ़ रहे हो। ये आ गया। अब मुझे बताओ पावर मैक्सिमम कब होगी? पावर मैक्सिमम कब होगी? तो जवाब है जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, और डिनोमिनेटर मिनिमम तब होगा जब एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होंगे। पावर इज मैक्सिमम, कारण बताता हूं, इफ कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। एक बात बताओ, पावर मैक्सिमम होने के लिए डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए। आर माइनस आर का होल स्क्वायर या तो 0 हो सकता है या कुछ पॉजिटिव। यदि कोई भी पॉजिटिव डिजिट 4RR में जोड़ दोगे तो ये डिनोमिनेटर 4RR से हमेशा बड़ा आएगा। निगेटिव तो हो ही नहीं सकता किसी का स्क्वायर। यदि आर माइनस आर का स्क्वायर या तो पॉजिटिव होगा या 0। यदि हम चाहते हैं डिनोमिनेटर कम से कम रहे तो 4RR में कोई पॉजिटिव डिजिट ना जुड़े, 4RR में 0 ऐड हो जाए, और यदि 0 ऐड हो गया तो डिनोमिनेटर सबसे कम होगा, इससे कम डिनोमिनेटर हो नहीं सकता। यदि आर और आर बराबर नहीं है, इसकी वैल्यू चाहे 1 है या 3 है या 5 है तो ये डिनोमिनेटर 4RR से बड़ा, और यदि डिनोमिनेटर 4RR से बड़ा है तो फिर वो मिनिमम नहीं है। मिनिमम तो तब होगा जब इसकी वैल्यू 0 हो जाए। यदि इसकी वैल्यू 0 हो गई तो 4RR में 0 ऐड होकर के ये मिनिमम आ जाएगा। तो याद रखिए पावर मैक्सिमम तब होगी जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, और डिनोमिनेटर मिनिमम तब होगा जब आर और आर बराबर होंगे, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होंगे। अब यदि एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होंगे तो समझ में आ गया, पावर मैक्सिमम तब होगी जब एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होंगे। अब एक लाइन में मैथ्स वालों के लिए हिंट दे रहा हूं, मैक्सिमा मिनिमा जो पढ़ चुके हैं मैथ्स में, जिस मेथड से मैं कराऊंगा आने वाले 2-4 दिन के बाद। तुम्हें यदि इसे एक मैथ्स का डेरिवेशन मानो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की किस वैल्यू के लिए पावर मैक्सिमम होगी, कैपिटल आर की किस वैल्यू के लिए पावर मैक्सिमम होगी, तो पावर मैक्सिमम होने के लिए पावर का डिफरेंशियल 0 होना चाहिए, तो डीपी अपॉन डी कैपिटल आर। क्योंकि यदि वो कहते हैं कैपिटल आर की किस वैल्यू के लिए पावर मैक्सिमम होगी तो डीपी अपॉन डी कैपिटल आर 0 होना चाहिए। यदि कहे ईएमएफ की किस वैल्यू के लिए पावर मैक्सिमम होगी तो डीपी अपॉन डी ई 0 होना चाहिए। यदि कहे इंटरनल रेजिस्टेंस की किस वैल्यू के लिए पावर मैक्सिमम होगी तो डीपी अपॉन डी स्मॉल आर 0 होना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की किस वैल्यू के लिए पावर मैक्सिमम होगी तो डीपी अपॉन डी कैपिटल आर निकालो। तो यहाँ इसका डीपी अपॉन डी कैपिटल आर करना, यानी कैपिटल आर को वेरिएबल मान करके इसे डिफरेंशिएट करना और उसे 0 के बराबर रख देना। जैसे ही 0 के बराबर करोगे आपको कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर मिल जाएगा। और जो मैक्सिमम मिनिमम डीपली घुस चुके हैं मैथ्स वाले,
वो इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लेना। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है कि dp अपॉन dr तो जीरो हो गया और dp अपॉन dr डी स्क्वायर p अपॉन dp स्क्वायर यानी सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव आ जाएगा तो वो मैक्सिमा ही होगा। तो सारी बातें जो मैंने बताई ये तुम्हें याद रखनी है। तुम्हें मैंने अभी आज जो बताया ये कुछ बुक्स में दिया हुआ है, इंडियन मेथड है। जो मैंने इंटीग्रेशन से बताया वो प्रॉपर तरीका है, लेकिन आज के न्यूमेरिकल के लिए तुम्हें ना ये डेरिवेशन चाहिए ना ये करके दिखाना है। न्यूमेरिकल में तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि पावर मैक्सिमम तब होती है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। पावर मैक्सिमम तब होती है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन पर वापस आ जाओ। यहां मैं E निकाल चुका था और स्मॉल r निकाल चुका था। अब मुझे पता लगाना है करंट का। करंट कितनी होगी जब पावर मैक्सिमम है? तो तुम जानते हो E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर। तो I इज इक्वल टू E अपॉन आर प्लस आर। आपको करंट निकालनी है, लेकिन करंट तब निकालनी है जब पावर मैक्सिमम हो, और पावर मैक्सिमम तब होती है जब कैपिटल आर, यहां लैंग्वेज में लिख देना पावर इज मैक्सिमम एंड कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर रख देना। तो इस तरह से करंट का फॉर्मूला आ जाएगा E अपॉन, बेटा माइक बंद कर लीजिए। तो करंट का फॉर्मूला आ जाएगा E अपॉन 2R। ये वो करंट है जिस समय पावर मैक्सिमम है, E अपॉन 2R। अब E किसका रखोगे, एक सेल का या चार सेल का? भाई जब ये कॉम्बिनेशन की बात चल रही है तो एक सेल से क्या मतलब, एक सेल का EMF तो 1.4 है, लेकिन बात तो कॉम्बिनेशन की चल रही है, तो चार सेल का कॉम्बिनेशन तो 5.6 है, यानी 4E लेना है। 2 इंटू, अब स्मॉल r किसका लोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस किसका लोगे? ये तो फॉर्मूला है। कई बच्चे कहते हैं यहाँ 4E क्यों नहीं लिखा, 4R क्यों नहीं लिखा? ये तो फॉर्मूला बनाया, अभी वैल्यूज तो अब रख रहा हूं। अब स्मॉल r भी चार सेल का लेना है। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.7, चार सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 2.8 और 5.6 अपॉन 2.8 का डबल, तो ये 1 एम्पियर आ गई, यानी 1 एम्पियर पे करंट मैक्सिमम होगी। और क्या पूछ रहे हैं इसमें, कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। वो तो मैंने पहले ही बता दिया, हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.7 ओम है। एक क्विक रिकैप ले, जब ज्यादा लंबा खिंच जाता वीडियो ऐसा लगता है कि आगे पहुंच गए पीछे का भूल गए, कुछ नहीं। मेरी मेन इक्वेशन है आज की V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ये एक जनरल इक्वेशन है। यहां चार सेल है तो E की जगह 4E आएगा, चार सेल का EMF। स्मॉल r की जगह 4R आएगा, चार सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। फिलहाल ये फॉर्मूले के अलावा कुछ नहीं है। अब जो जो पूछता रहो जवाब दो। जब करंट 0 थी, वोल्टेज 5.6 थी, इसमें रख दो करंट को 0, वोल्टेज को 5.6, तो EMF आ गया 5.6। लेकिन ये तो कॉम्बिनेशन का EMF है, यानी चार सेल का EMF है, यानी 4E है। 4E आ गया 5.6, तो E हो गया 1.4 वोल्ट। दूसरा, इस वाले डॉट कॉर्नर का यूज हो गया। अब इस वाले कॉर्नर का देखो, जब वोल्टेज 0 है तो करंट 2 एम्पियर है, तो इसमें वोल्टेज को 0 और करंट को 2 एम्पियर रख दो। तो मैंने वोल्टेज को रख दिया 0, करंट को रख दिया 2 एम्पियर। अब चारों सेल का EMF रख दिया 4E और चारों सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 4R। 4E इज इक्वल टू हो गया 8R। 4E हो गया 8R, तो R हो गया E/2, यानी 1.4/2, 0.7 ओम। फिर ये कुछ नहीं, फिर यहां आओ। ये फॉर्मूला क्या है, ये क्या इसके लिए लिखा है? इसके लिए लिखता तो E की जगह 4E लिखता है, स्मॉल r की जगह 4R। ये भी जनरल डिस्कशन चल रहा है। एज E इज इक्वल टू दिस, I इज इक्वल टू दिस, I इज इक्वल टू दिस। जब पावर मैक्सिमम होती है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लाइन लिखना कि पावर इज मैक्सिमम व्हेन एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंसेस आर इक्वल। तो कैपिटल R की जगह स्मॉल r, E अपॉन 2R। अब रखो चारों सेल का, यहाँ पे लिख देना पुटिंग द वैल्यूज फॉर कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का EMF 5.6, कॉम्बिनेशन का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 का 4 गुना 2.8, और ये आ गया 1 एम्पियर। फिर लास्ट में उन्होंने कहा इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ, वो तो पहले ही बता दिया।
अगला क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल इसका एक तरह से रिवीजन मान लो। इस क्वेश्चन में याद रखने की दो बातें कौन कौन सी हैं? V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, जहां V क्या है? सेल ने जो वोल्टेज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को दी डिस्चार्ज होते समय, और E क्या है? जो सेल ने टोटल वोल्टेज जनरेट करी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों के लिए, और बाकी स्मॉल आर और आई तो वही है सिंपल जो यूजुअल मीनिंग है। और दूसरा क्या याद रखना है? पावर मैक्सिमम तब होती है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होते हैं। अब इसका क्वेश्चन देखता हूं अगला 30। क्वेश्चन नंबर 30 में भाई ये पिछले वाले का रिवीजन है। अब मैं आप लोगों से पूछना भी शुरू करूंगा, इस वाले में माइक ऑन करवाया जाएगा। ये मेरे पास ग्राफ दिया हुआ है बेटा, V वर्सेस I ग्राफ। पिछले का रिवीजन समझ लो, ये 6 वोल्ट से है और ये 2 एम्पियर है। क्वेश्चन में पढ़ लेना चाहिए कितने सेल है, अकेला है, कॉम्बिनेशन है। उन्होंने कहा फॉलोइंग इज द ग्राफ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल्स इन सीरीज। 3 सेल सीरीज में है, E E E R R R, ये कॉम्बिनेशन का ग्राफ है। पहला कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ ईच सेल, पहला कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ ईच सेल। तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है, क्या ये कॉम्बिनेशन के लिए लिखा है? अभी नहीं, कॉम्बिनेशन में लिखता तो ईएमएफ को 3 और इंटरनल रेजिस्टेंस को 3R, और पूरे कॉम्बिनेशन की वोल्टेज V है, कभी 3V लिख दो, 3V तो फिर यानी इंडिविजुअल की वोल्टेज को V मान रहे हो। ये वोल्टेज कॉम्बिनेशन की है, बस ईएमएफ और स्मॉल आर को बदलना है। चल बेटा माइक खोल, यदि किसी में दम है तो वो बताना। पहले इस इक्वेशन में क्या कौन सा डाटा रखने से मुझे ईएमएफ मिल सकता है? पहले अपर जंक्शन का डाटा या लोअर पॉइंट का डाटा? कोई बता सकता है तो बता दे, पिछले न्यूमेरिकल पर बेस्ड है। सिर्फ 3 तक गिनूंगा, नहीं बता पाए तो बस समझ लो भरोसा तोड़ दोगे। आ रहा हूं, माइक खोल रहा हूं, नाम लेके पूछूंगा। ले वेटिंग रूम में भी बैठे हुए हैं। रेडी हो जाइए बताने के लिए जिससे पूछूं। हर्षित अनम्यूट करो अपने को। अब मुझे बताओ कि बेटा कौन सा डाटा रखा था पिछली बार और कौन सा रखना चाहिए इस बार? सर 6 वोल्ट के लिए 6 वोल्ट। तो क्या पुट करोगे बेटा, करंट कितनी और वोल्टेज कितनी? सर I0 V6। तो पहले क्यों नहीं बोला था? डांट खाओगे क्या? सब अब नाम ले लेके किसी को भी पकड़ लिया करूंगा। चिराग तुरंत माइक खोलो। यस सर। मैंने ईएमएफ को 3 और इंटरनल रेजिस्टेंस को 3R क्यों लिखा? सर वो तीनों जो कॉम्बिनेशन है हमने उसका रखा है। तो फिर V को 3V क्यों नहीं लिखा? सर वो तो उस पूरे कॉम्बिनेशन का ही है ना वोल्टेज। कॉम्बिनेशन की वोल्टेज, क्योंकि उन्होंने जो ग्राफ दिया था वो कॉम्बिनेशन का दिया था। चलिए Yes, म्यूट sir. कर लीजिए सब। बेटा मजा तब आता है जब इंटरेक्टिव रहते हो। मैंने पहले ही बताया था, थोड़े से इस बीच में 1-2 दिन से ढीले से दिख रहे हो, लेकिन कर दूंगा सेट। मेरा भी नाम अमित अग्रवाल है। तो मेरे बेटा आई को रख दो 0 और V को रख दो 6 यहीं पे। I को 0 और V को 6, तो 0 into 3R तो 0 ही हो गया। 3E is equal to 6, तो EMF आ जाएगा 2 वोल्ट। ये एक सेल का EMF है। डन। मैं एक चीज तो समझ गया, तुम्हें समझ में तो सबको आ रहा है, बस शर्म आ रहा है बोलने में। प्योर रिकॉर्डिंग हो जाएगी। मैं प्रभु जब बड़े हो जाओ तुम्हारी जॉब वॉब लग जाएगी, तुम्हारे पास यही रिकॉर्डिंग भेजूंगा जो वो नाम लिख के आता है बीच में कि इसने पूछा था एक दिन। खैर वो तो हंसी मजाक की बात है। अब दूसरा, माइक तैयार रखो, या तो सारे मिलके बोल दो अन्य मैं आ रहा हूं बिल्कुल, एक किसी का भी नाम लेकर के धैर्य से पूछ दूंगा। उन्होंने कहा
कि किस करंट के लिए पावर इन द सर्किट मैक्सिमम होगा। अभी अभी ये रुक जाओ, पहले इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लें कॉम्बिनेशन का, फिर बात करेंगे। दोबारा फॉर्मूला लिखा V इक्वल टू E माइनस IR। ये अभी एक जनरल फॉर्मूले के सिवा कुछ नहीं। कॉम्बिनेशन का EMF रख दिया, कॉम्बिनेशन का इंटरनल रेजिस्टेंस, अब ये इस कॉम्बिनेशन के लिए इक्वेशन है। फटाफट बताइए बेटा, अब कौन सा डाटा रखा जाए, सारे मिलके बोल दो, कौन सी वोल्टेज और कौन सी करंट। V0 I2 वोल्टेज 0 वोल्टेज 0 और करंट 2 एम्पियर 2 एम्पियर। मैं भी देखूंगा किस किस के नाम नहीं आए बेटा। तो वोल्टेज 0 और करंट 2 एम्पियर। अच्छा 3E की वैल्यू तो पहले ही 6 पता है, 3R। मैंने वोल्टेज को रख दिया 0, 3E को रख दिया 6, करंट को रख दिया 2, तो स्मॉल r इज इक्वल टू हो गया 1 ओम। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, तीसरे नंबर और आखिरी पॉइंट, तभी तो रिवीजन होगा। करंट का फॉर्मूला होता है E अपॉन R प्लस R। ये करंट का फॉर्मूला है, E अपॉन R प्लस R। और पावर मैक्सिमम कब होती है बस बता दो, प्रूफ तो पूछना नहीं ना, आपको एग्जाम में लिखना है। मुझे बताओ पावर मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन बताई थी। हे प्रभु, कैपिटल R इक्वल स्मॉल r। मैं बंद करके जा रहा हूं, ऐसे नहीं मजा आता बिल्कुल भी। एक आवाज आई, सारे खोलो माइक, सब खोलो। कैपिटल R इक्वल स्मॉल r कैपिटल कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r। अब यदि कैपिटल R, ये कैपिटल R स्मॉल r के बराबर है, यानी करंट का फॉर्मूला हो गया E अपॉन 2R। लेकिन ये तो अभी एक फॉर्मूला है, कॉम्बिनेशन पे तो अप्लाई नहीं करा। यदि कॉम्बिनेशन पर इसे अप्लाई करते हैं फॉर द कॉम्बिनेशन, तो करंट होगी E नहीं 3E, और स्मॉल r कॉम्बिनेशन का होगा 3 स्मॉल r, यानी कि बेटा ये आ जाएगा E बाई 2R। 3 से 3 कट गया, E है 2 और R है 1, तो सॉल्व करके 1 एम्पियर आ गई। 1 एम्पियर वो करंट है जिसपे पावर मैक्सिमम होगी। इसके बाद डाउट अगला, तो एक डाउट और आए हुए हैं, और बिल्कुल एक से, अब तो मेरे बताने से पहले ही कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 16, वो तो एक लाइन का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं एक रेजिस्टेंस R है। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व में से है, किसी ने डाउट पूछा है। रेजिस्टेंस R को n साइडेड पॉलीगन में बदल दिया। अब मैं तो 6 बनाऊंगा, n का मतलब कितना, तो हर साइड का मैं बीच में डैश डैश कर देता हूं। n साइड के पॉलीगन में बदल दिया तो हर साइड का रेजिस्टेंस R बाई n होगा। मतलब क्या किया, एक n साइड का पॉलीगन बना लिया, हर साइड का रेजिस्टेंस R बाई n होगा। R बाई n R बाई n R बाई n की n साइड मिलके R रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं फाइंड इट्स रेजिस्टेंस बिटवीन अपोजिट कॉर्नर। यदि एक कॉर्नर ये ले लूं और एक ये, इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस बताओ। और रेजिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट कॉर्नर्स। मेरे बेटा कई दिनों से सिखा रहा हूं, रेजिस्टेंस बिटवीन का मतलब बैटरी यहां और यहां लगेगी, करंट यहां से आएगी यहां जाएगी अपोजिट कॉर्नर से, और इस बारे में करंट यहां से आके एडजेसेंट कॉर्नर से जाएगी। एक बात सुन, यदि ये अपोजिट कॉर्नर है तो R का आधा नेटवर्क इधर है और आधा नेटवर्क इधर है, ये सारे सीरीज में है, तो ये सारे मिलकर के R/2 हो जाएंगे, और ये आधे रेजिस्टेंस सारे मिलकर के ये भी R/2 हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, R/2 इधर और R/2 इधर, ये दोनों पैरेलल प्रोडक्ट अपॉन सम से निकाल लेना। अब इसमें देख, एक साइड के इधर से करंट आई, इधर से चली गई, तो इसका रेजिस्टेंस है R/n। ये सारे तो सीरीज में है, जुड़ जाएंगे, तो इन सब की जगह कौन सा रेजिस्टेंस लगाऊं, तो जवाब है
R माइनस आर बाई एन, भाई पूरे सर्किट का R था जिसमें से R बाई एन को अलग कर दिया, यदि R में से R बाई एन को अलग कर दिया तो बचा हुआ R माइनस आर बाई एन होगा। यस सर। सबको आ गया? यस सर। Yes, sir. गुड। तो अब ये दोनों पैरेलल है तो प्रोडक्ट अपॉन सम से निकाल ही लोगे, प्रोडक्ट अपॉन सम कर देना, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला डाउट है 21। बेटा 21 में कह रहे हैं ये रहा, A cell of EMF E internal resistance R, एक सेल है EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस इसका स्मॉल r, जैसे कि मैंने पहले बताया मैं इनको अड़ोस पड़ोस में बनाता हूं, अंदर नहीं बनाता। गिव्स अ करंट 0.5 एम्पियर टू 2 ओम, जब इसे 2 ओम के साथ जोड़ा गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम तो इसने 0.5 एम्पियर करंट दी एंड 0.25 एम्पियर विद 25 ओम। जब इसी सेल को, ये वाला सेल EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसे 25 ओम के साथ जोड़ा गया एक्सटर्नल तो इसने करंट दी 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। मुझसे पूछा गया है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है सेल का और EMF क्या है। देख सारा खेल एक फॉर्मूले का था, वो फॉर्मूला मैंने बता दिया तो अब हो गया। दो बार फॉर्मूला लगाओ, V इक्वल टू E माइनस आई आर, V इक्वल टू E माइनस आई आर पहली बार, और दूसरी बार फिर से लगाना V इक्वल टू E माइनस आई आर। और जरा देखो मैं क्या कर रहा हूं, कितना आसान क्वेश्चन है। तभी मैंने आज आते ही देख लिया था कि सारे क्वेश्चन, सारे डाउट एक पैसे से आए हुए इस वाले में। ठीक है, तो इसने इतनी करंट दी, बल्कि इसकी भी छोड़, इससे भी आसान तरीका है बेटा, I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R लगा दो। ये कौन सा फॉर्मूला है बताया था ना, E इक्वल टू I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r। E इक्वल टू I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r में I कॉमन लेके निकालोगे तो E अपॉन R प्लस R आ गया। पहली इक्वेशन में I है 0.5, E का पता नहीं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 2 ओम, इंटरनल का पता नहीं, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, दोबारा यही फॉर्मूला लगाओ इस वाले में, I है 0.25 एम्पियर, E नहीं मालूम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 25 ओम, इंटरनल मालूम नहीं। तो मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला दो बार लगाया, एक बार I को 0.5 और R कैपिटल R को 2, और एक बार I को 0.25 कैपिटल R को 25। अब इन दोनों को डिवाइड कर देना, बस अब तो कर लोगे, डिवाइड कर देना, E से E कट जाएगा, स्मॉल r निकल जाएगा, फिर स्मॉल r को फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर देना, E आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 जिसका डाउट था वो हो गया। इसके बाद अगला डाउट आपने पूछा है 23 में है बेटा, और आज बैच खत्म होने के बाद भागना मत, रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद कुछ तुम्हें मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के बारे में बताऊंगा, कभी धैर्य निकल लो। EMF ऑफ बैटरी इज 6 वोल्ट, एक बैटरी का EMF है 6 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 ओम, ऐसे बना देता हूं, एक 6 वोल्ट की बैटरी है, उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है 1.5 ओम। देख बेटा फिर से मैंने इसके बराबर में बनाया है जबकि वो इसके अंदर ही है, बैटरी पे प्रिंट होके आया है 6 वोल्ट, लेकिन साथ में गिफ्ट में आया है इंटरनल रेजिस्टेंस जिसे हम चाहते नहीं आए, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा तो वो बैटरी की वोल्टेज का कुछ शेयर खाएगा, और हम नहीं चाहते कि बैटरी की वोल्टेज का कुछ भी शेयर इंटरनल रेजिस्टेंस को मिले, हम तो चाहते हैं एक्सटर्नल को मिले। अब वो कह रहे हैं इसकी वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर लगाया,
उस वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस 1000 ओम है, वोल्ट मीटर का अपना रेजिस्टेंस 1000 ओम है, तो बताओ रीडिंग में कितनी एरर आएगी। अब पहले एक बात सुनिए, कहना क्या चाह क्या रहे हैं। मेरी 6 वोल्ट की बैटरी है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वोल्ट मीटर लगा के कि ये 6 वोल्ट दिखा दे। अब तुम बाजार से 1.5 वोल्ट का सेल खरीद के लाए जिस पर 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, बहुत चालू है, वो हमेशा ईएमएफ लिख के बेचते हैं कि इतने बनाएगा, ये नहीं बताते इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी वोल्टेज रख लेगा। तो ये 6 वोल्ट की बैटरी है, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि जब मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगा तो 6 वोल्ट रीडिंग आनी चाहिए, लेकिन यदि रीडिंग 6 की बजाय 5.5 वोल्ट आ गई तो आधे वोल्ट की एरर आ गई, उसे परसेंटेज में निकालना है। तो मेरा प्रोसेस सुन लो, मैं पता लगाऊंगा कि इस 6 वोल्ट की बैटरी को 6 वोल्ट पढ़ने की बजाय ये क्या पढ़ रहा है। यदि 6 वोल्ट को 6 वोल्ट पढ़ दिया, जो कि संभव नहीं है, तो इसमें एरर नहीं है, 0% एरर। लेकिन यदि 6 वोल्ट को कुछ और पढ़ा तो फिर परसेंटेज एरर निकालेंगे। तो कैसे पता लगाऊं? वोल्ट मीटर का भी रेजिस्टेंस दे रखा है, बैटरी का भी रेजिस्टेंस दे रखा है। पहले पता लगाओ सर्किट में करंट कितनी बनी। तो सर्किट में करंट कितनी बनी? पूरे सर्किट में एक ही बैटरी है जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है, वो है 6 वोल्ट की बैटरी। और सर्किट में रेजिस्टेंस 1000 ओम और 1.5 ओम, यानी कि बेटा 1000 ओम और 1.5 ओम के दो रेजिस्टेंस है। ये वही फॉर्मूला है E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये वाला। ईएमएफ है 6 वोल्ट, कैपिटल R है 1000 ओम और स्मॉल r है 1.5 ओम। ये करंट है, ये करंट है। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी? रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या होगा? यहां पर क्या चीज कितनी है मैं लिखता जा रहा हूं जिससे जरा भी कंफ्यूजन ना हो। ईएमएफ है 6 वोल्ट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 1000 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1.5 ओम। उम्मीद कर रहा हूं कि वो 6 वोल्ट रीड करे, नहीं करेगा तो एरर बताऊंगा। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या होती है? वोल्ट मीटर की रीडिंग होती है वोल्ट मीटर की करंट इनटू वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर में करंट कितनी गई? E अपॉन R प्लस R, अभी तो निकाली थी। वोल्ट मीटर में जाने वाली करंट है E अपॉन R प्लस R। भाई जो सर्किट की करंट वही वोल्ट मीटर की करंट इनटू वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस सिर्फ एक्सटर्नल। इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का थोड़ी है, ये तो सेल के लिए तो ये एक्सटर्नल है। तो वोल्ट मीटर ये रीडिंग देगा, क्या रीडिंग देगा? E इंटू R अपॉन R प्लस R। ओरली चेक कर लो क्या ये 6 वोल्ट हो सकती है, पहले ओरली चेक कर लो। E को रखो 6, R को रखो कुछ भी, न्यूमरेटर कम होगा डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, तो ये फ्रैक्शन लेस देन 1 है। और जब लेस देन 1 को 6 वोल्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से कम ही आएगा, यानी कि ये एरर देगा। ये रीडिंग दी इसने V, मैं मान लेता हूं V रीडिंग दी, तो एरर कितनी आ गई? उम्मीद कर रहा था कि ये ईएमएफ नापेगा और नापा इसने V। दोबारा बता दूंगा, ध्यान से सुन लो, और ये वीडियो एक बार तो देखना ही दोबारा। उम्मीद कर रहा था कि ये ईएमएफ मेजर करके देगा मुझे, इसने ईएमएफ की बजाय टर्मिनल वोल्टेज मेजर करी, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिलने वाली वोल्टेज मेजर करी, यानी ये एरर है। और इस एरर को ईएमएफ से डिवाइड कर दे तो फ्रैक्शनल एरर हो गई डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज एरर हो गई। ये है परसेंटेज एरर। ये मेजर करना था, ये मेजर कर दिया। जो मेजर करना था और जो मेजर कर दिया उनका डिफरेंस है एरर, यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। जो मेजर करना था डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, परसेंटेज एरर। इसे आप लिख सकते हो 1 माइनस V अपॉन E इंटू 100, 1 माइनस V अपॉन E, इसे बीच के स्टेप को उड़ा रहा हूं। V अपॉन E ये होता है कैपिटल R अपॉन R प्लस R इंटू 100। अब एक बात सुन,
क्या मेरे को करने की जरूरत है? कैपिटल आर 1000 है, स्मॉल आर 1.5 है, कैपिटल आर 1000, स्मॉल आर 1.5, सारा रख के निकाल लेना। कैलकुलेशन तुम्हारे जिम्मे। यदि इंटरनल रेजिस्टेंस ना होता तो जीरो एरर आती। यदि इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर अब भी जीरो हो जाए तो कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर 1 और 1 माइनस 1 0, 0 इंटू 100 0, तो 0% आती। अब एक क्विक रिकैप पकड़ो और खत्म करो। मुझे सेल का ईएमएफ नापना था, मैंने वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर से चाह रहा था कि वो 6 वोल्ट नाप दे, लेकिन नहीं हो सका क्योंकि सर्किट में करंट थी I = E अपॉन R प्लस R। जब वो करंट वोल्ट मीटर में से गई तो वोल्ट मीटर की करंट को वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके वोल्ट मीटर की रीडिंग निकाली। ये आ गई वोल्ट मीटर की रीडिंग जो इसने मेजर किया। करना था मेजर E, कर दिया इसने V, करना था E, कर दिया V, तो दोनों का डिफरेंस ही एरर है डेल्टा एक्स, लेकिन वो तो एब्सोल्यूट एरर होती है। यदि क्लास 11 का पता है, एब्सोल्यूट एरर को एक्चुअल वैल्यू जो मेजर करनी थी उससे डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा रिलेटिव एरर, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर। बाकी तो मैथमेटिक्स है, V अपॉन E की वैल्यू यहां से रख दी, आंसर आ गया। तो ये तुम्हारे खत्म। कल शुरू हो जाएंगे मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के, जिसके लिए वीडियो हर हाल में सुबह की भेजी हुई वीडियो और अब जो भेजूंगा ये कल आने से पहले तैयार होनी चाहिए, नहीं तो आने से कोई बेनिफिट नहीं है। अब रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं। ओके सर।